बोरोइंग्स का डिस्क्लोजर्स देखते हैं। तो एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिस्क्लोजर करना पड़ता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को क्लासिफाइड किया जाता है बॉन्ड्स या तो डिबेंचर्स के अंदर, टर्म्स लोन्स के अंदर कहाँ से लिया जा सकता है, ये बैंक से लिया जा सकता है या तो फ्रॉम दी अदर पार्टी से लिया जा सकता है। डेफर पेमेंट लायबिलिटीज़ होती है, डिपॉजिट होता है, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी होता है, टर्म लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस होता है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो कि स्पेसिफाइड नेचर की होती है। बोरोइंग को फर्दर सब क्लासिफाइड किया जाता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के अंदर। नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज जो होती है वो स्पेसिफिकली सेपरेटली ईच केस के अंदर होती है, स्पेसिफाइड की जाती है सेपरेटली ईच केस के अंदर। मतलब जो नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज़ होती है उसको स्पेसिफाइड किया जाता है सेपरेटली हर केस के अंदर। जहाँ पर लोन्स जो है अगर वो गारंटीड किया जा रहा है डायरेक्टर या तो अदर के द्वारा, तो एग्रीगेटेड अमाउंट सच लोन्स की अंडर ईच हेड को डिस्क्लोज करना पड़ता है। बॉन्ड्स अंडर डिबेंचर्स सेल्स बी स्टेटेड डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर ऑफ द मैच्योरिटी, मतलब जो भी मैच्योरिटी जो जिसकी भी मैच्योरिटी पहले हो रही है उसको पहले बताना पड़ता है, उसके बाद वाले की मैच्योरिटी को सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे वैसा बताना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताना पड़ता है। या तो कन्वर्जन हो रहा है तो कन्वर्जन को भी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मैच्योरिटी के अंदर कन्वर्जन को भी ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताना पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्थेस्ट रिडम्पशन या तो कन्वर्जन डेट एज द केस में भी, जहाँ पर बॉन्ड्स या तो डिबेंचर्स जो होता है अगर वो रिडीमेबल होते हैं बाय द इंस्टॉलमेंट, तो डेट ऑफ द मैच्योरिटीज़ फॉर दिस पर्पज़ क्या होती है, अकाउंट की जाती है डेट ऑन विच जहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, जहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है उसको किया जाता है कि वही मैच्योरिटी डेट होती है। पर्टिकुलर्स जो होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स या तो बॉन्ड्स के, जहाँ पर कंपनी के पास पावर होता है रीइश्यू करने का, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट्स ऑफ द टर्म्स लोन एंड जो अदर लोन्स है उसको भी स्टेट करना पड़ता है। पीरियड एंड जो अमाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट होता है बैलेंस शीट के डेट के अंदर इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स एंड द इंटरेस्ट, उसको भी स्पेसिफाइड करना पड़ता है सेपरेटली ईच केस के अंदर। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो होती है जिसके अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को क्लासिफाइड किया जाता है। ट्रेड पेबल्स अदर के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को क्लासिफाइड किया जाता है। लॉन्ग लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जो भी लोन्स ली गई है फ्रॉम द बैंक्स या तो फ्रॉम द अदर पार्टीज, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, डिपॉजिट अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो कि स्पेसिफाइड नेचर की बोरोइंग्स को फर्दर सब क्लासिफाइड किया जाता है। सिक्योर एंड सिक्योर के अंदर नेचर ऑफ द सिक्योरिटी सेल भी स्पेसिफाइड सेपरेटली हर केस के अंदर। जहाँ पर लोन्स जो होती है अगर वो गारंटीड की जाती है डायरेक्टर के द्वारा या तो अदर के द्वारा, तो एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ सच लोन्स अंडर हेड को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। पीरियड एंड जो अमाउंट होता है डिफ़ॉल्ट का एज ऑन द बैलेंस शीट डेट रीपेमेंट ऑफ द लोन्स के लिए, एंड जो इंटरेस्ट होता है उसको भी सेपरेटली उसको भी स्पेसिफाइड किया जाता है सेपरेटली हर केस के अंदर। जो करंट मैच्योरिटी होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की उसको भी डिस्क्लोज किया जाता है सेपरेटली। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या आएगा, तो परफॉर्म करना पड़ता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द सेल्स देखना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल जो है सेल्स के ऊपर वो कैसे हैं। बोनोफाइड सेल्स देखना पड़ता है। अप्रूव्ड कस्टमर क्या अप्रूव्ड है ना, प्रॉपरली रिकॉर्डेड है ना। वंस रिकॉर्ड अगर एक बार रिकॉर्ड किया गया तो रिसिप्ट ऑफ द कैश देखना पड़ता है, रिटर्न ऑफ देखना पड़ता है, सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी देखना पड़ता है। कलेक्टेड एक टाइम्स अगर कलेक्ट किया गया है ऑन टाइम, कलेक्ट किया गया है टाइम पे, क्या कलेक्शंस टाइम पे किया गया है ना, अगर नहीं किया गया है तो रिमाइंडर्स देखना पड़ता है, रिकलेक्शंस लेनी पड़ती है। बैलेंस अगर जो है अगर उसका रेगुलर रिव्यू करना पड़ता है, फॉलोअप सिस्टम्स करना पड़ता है कि फॉलोअप सिस्टम मैनेजमेंट ने किए ना, फॉलोअप लेते रह रहे हैं ना, वो भी देखना पड़ता है। रिक्वायर्ड प्रोविजंस एजिंग शेड्यूल्स पे प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया ना, इसके हिसाब से हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर का नीचे टाइम एक्सटेंड डिसाइड करता है। एक्सिस्टेंस देखने के लिए हम लोग क्या चेक करना पड़ता है कि जो इनवॉइस है वो रिकॉर्ड किया गया है एक ही बार, कोई भी डुप्लीकेशंस तो नहीं की गई है ना, रिसीवेबल बैलेंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है ना। एजिंग रिपोर्ट्स देखना पड़ता है, ट्रेस करना पड़ता है बैलेंस को इन द रिपोर्ट जनरल लेजर्स से कंपेयर करके। रियलाइजेशंस के अंदर देखना पड़ता है इनवॉइस वाइज है ना, अगर नहीं है तो एडजस्टमेंट नहीं है तो एडजस्ट किया जा रहा है क्रोनोलॉजिकली, मतलब फीफो बेसिस के ऊपर ही, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस के ऊपर ही किया जा रहा है ना, वो भी देखना पड़ता है। अगर ऑन अकाउंट है, अगर ऑन अकाउंट पैसा आ गया है तो ऑप्टेन करना पड़ता है कन्फर्मेशन, डिटेल से कन्फर्मेशन लेंगे कि इसको किस इनवॉइस के सामने एडजस्ट करें। अगर लार्ज बैलेंसेस ड्यू है बहुत समय से तो रीज़न मांगना पड़ता है मैनेजमेंट से कि क्यों ये अभी तक का ड्यू पड़ा हुआ है, जस्टिफिकेशंस लेना पड़ता है, डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स लगानी पड़ती है, कांटेक्ट करना पड़ता है कस्टमर्स को, डायरेक्टली आस्क करना पड़ता है कन्फर्मेशंस को। सारे सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस जो है
उसको भी देखना पड़ता है। स्मॉलर अगर है, स्मॉलर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है तो सैम्पल बेसिस के ऊपर उसको चेकिंग कर लीजिए। कंसेंट ऑफ द एंटिटीज़ का कंसेंट लीजिए। मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज़ कर देता है, एंटिटीज़ का कंसेंट किसके लिए लेना होता है, तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन के लिए लेना होता है। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है तो देखिए क्या वैलिड ग्राउंड है। अगर वैलिड ग्राउंड है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा दीजिए। अगर वैलिड ग्राउंड नहीं है तो नीचे टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ द अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को बढ़ा दीजिए। और क्या रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस किसके ऊपर करना पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट के पास से लेना पड़ेगा और उसके ऊपर रिलायंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्या होता है, अगर बैलेंस एज ऑन द बैलेंस डेट है तो उसको चेक कर लीजिए। अदर डेट के ऊपर है तो क्लोज टू द बैलेंस डेट होना चाहिए, उसको चेक कर लीजिए। फॉर्म्स देखेंगे विद द बैलेंस, अगर विद बैलेंस है यानी जो डायरेक्ट कन्फर्मेशन से अगर वो विद बैलेंस दिया जा रहा है या विदाउट बैलेंस दिया जा रहा है। विद बैलेंस के अंदर क्या होता है कि वेदर और नॉट एग्रीड विद द बैलेंस। हम लोग डायरेक्ट कन्फर्मेशन के अंदर लिखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स आप अगर एग्री हो तो रिप्लाई कीजिए, अगर एग्री नहीं हो तो अगर आप एग्री हो तो रिप्लाई कीजिए, एग्री नहीं हो तो रिप्लाई कीजिए। वो होता है यहाँ पर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होती है। यहाँ पर हमारा बैलेंस बता दिया जाता है कि हमारे बुक्स के अंदर इतना बैलेंस है, अगर आप एग्री हो तो येस बोलिए, अगर आप एग्री नहीं हो तो नो बोलिए, वैसा होता है यहाँ पर। और विदाउट बैलेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर व्हाट इज़ द बैलेंस, हमारा बैलेंस क्या है आपकी बुक के अंदर। ट्रेड डिटेल्स की बुक के डिटेल्स को ऐसा कन्फर्मेशन भेजा जाता है कि आप बताइए कि इस कंपनी का बैलेंस क्या है आपकी बुक्स के अंदर। ये क्या होता है, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। मेथड्स जो होता है सिलेक्शंस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स का, वो रिवील नहीं किया जाना चाहिए कंपनी को जब तक ट्रेड रिसीवेबल्स का लेजर जो है वो हैंड ओवर नहीं किया जाता है ऑडिटर को। ऑडिटर क्या करेगा, लिस्ट के अंदर से सिलेक्ट करेगा कि कौन सा ट्रेड रिसीवेबल्स का कन्फर्मेशन भेजना है, गिव टू द एंटिटी। वो एंटिटी को देगा कि इनका कन्फर्मेशन ले लीजिए फॉर प्रिपेयरिंग द रिक्वेस्ट लेटर। और एंटिटी जब रिक्वेस्ट लेटर प्रिपेयर करी होगी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का, तो ऑडिटर को कंट्रोल रखना पड़ेगा उसके ऊपर। किसके क्या बात है उसको कंट्रोल में रखनी पड़ेगी कि करेक्टनेस है ना, करेक्टली प्रिपेयर किया गया है ना, प्रॉपरली डिस्पैच किया गया है ना। कन्फर्मेशंस भी ले लेना पड़ेगा, मतलब जो भी डिस्पैच किया गया है उस तो वो कन्फर्मेशन उसका भी ले लेना पड़ेगा कि डिस्पैच बराबर किया गया है ना, उसका भी कन्फर्मेशन ले लेना पड़ेगा। अनडिलीवर्ड अगर कोई लेटर है तो वो डायरेक्ट रिटर्न होना चाहिए किसको, ऑडिटर को। डिस्क्रिपेंसीज अगर कोई है हमारे बैलेंस और डिटेल्स के बैलेंस के अंदर, तो आस्क कीजिए कंपनी को कि इन्वेस्टिगेट कीजिए इसके अंदर और रिकनसाइल करके दीजिए हमको। कोई भी अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा दीजिए। कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, अगर कैश रिसीव्ड हो जाता है, डायरेक्ट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन अगर भेजा उसके बाद क्या हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया उस डेटा का, इसका मतलब क्या है, डेटा जेन्यून है तो ये हमको कंफर्म हो जाता है, तो कैश रिसीव्ड हो गया सब्सिक्वेंटली, तो उसको भी चेक कर लीजिए। डिटेल एनालिसिस कर लीजिए कि कैसे ऑर्डर आया, कैसे उसको प्लेस किया गया और कैसे पेमेंट आ रहा है, कैसे एंट्रीज़ की जा रही है, ये सारा का डिटेल एनालिसिस कर लीजिए। उसका रिलेटेड पार्टीज़ देख लीजिए कि रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर है तो रिव्यू कीजिए कलेक्टेबिलिटी की, उनका कलेक्टेबिलिटी आ रहा है ना। ऑथराइजेशंस भी देख लीजिए कि प्रॉपर ऑथराइजेशंस किया गया है ना। वैल्यू के अंदर देखना पड़ेगा कि रीजनेबल आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर दिया गया है ना। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है कि जिस प्राइस में आम लोगों को दिया जाता है उसी प्राइस में रिलेटेड पार्टी को भी सेल किया गया है ना। अदर दैन द सेल्स, अगर अदर दैन सेल्स होता है तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लाइक अगर इंटरेस्ट की इनकम है तो इंटरेस्ट की इनकम सेल्स के अंदर तो नहीं डाल दी गई है ना, रिकॉर्ड नहीं कर दी गई है ना, वो भी चेक कर लीजिए। ट्रेंड लाइन देख लीजिए, कंपैरिजंस देख लीजिए ओवर टाइम अनयूजुअल ट्रेंड का। और इंक्वायरीज़ भी कीजिए इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर बोलते हैं, कंप्लीटनेस के अंदर देख लीजिए कि सारे सेल्स जो भी है वो इंक्लूड किए गए हैं ना, कोई भी अंडर स्टेट नहीं किया गया है ना, या तो ओवर स्टेट नहीं किया गया है ना। कट ऑफ देख लीजिए, इन्वॉइसेस देख लीजिए कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज़ के उसके अंदर क्या चेक करना है कि ये इंक्लूडेड है ना डिटेल्स के अंदर, मतलब डिटेल्स के अंदर ये इन्वॉइसेस दिख रहे हैं ना। गुड्स जो भी हैं शुड हैव बीन डिस्पैच नॉट लाइंग विद द कंपनी, यानी अगर सेल्स अगर ऑर्डर प्लेस हो गया है तो इन्वॉइसेस पे अगर जनरेट हो गया है तो गुड्स हमारे पास पड़े हुए नहीं होने चाहिए। गुड्स डिस्पैच हो गए ना, कंपनी के पास तो नहीं पड़े ना, वो देख लीजिए। सारे डिस्पैच्ड गुड्स जो हैं वो प्रायर टू द पीरियड एंड, यानी 31 मार्च के पहले के जो भी हैं डिस्पैच किए गए हैं गुड्स, उसका इन्वॉइसेस रेज किया गया है तो वो सब डिटेल्स के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। गुड्स अगर डिस्पैच किए गए हैं आफ्टर द पीरियड एंड, मतलब 31 दिन के बाद अगर किया गया है डिस्पैच गुड्स और उसका इन्वॉइसेस भी रेज नहीं किया गया है
क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के अंदर आ रहे हैं। तो ये भी देख लीजिए कि कोई ऐसे डिटेल्स तो नहीं है ना जो नेक्स्ट ईयर के हैं और वो करंट ईयर में रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। वैसा भी देख लीजिए, कट ऑफ टाइप देख लीजिए, इसके अंदर गुड्स जो भी डिस्पैच हो गए हैं आफ्टर द पीरियड एंड, मतलब गुड्स जो भी डिस्पैच किए गए हैं पीरियड एंड के बाद, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग कब कर दिया गया, डिटेल्स के अंदर करंट ईयर के अंदर कर दिए गए। तो वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो भी चेक कर लीजिए। रिसीवेबल रिपोर्ट्स देख लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, फ्यू इनवॉइसेस को कंपेयर कर लीजिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या देखेंगे, करेक्ट अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है ना, करेक्ट कस्टमर्स है ना, करेक्ट डेट के ऊपर है ना, मैच कर लीजिए इन्वॉइसेस को शिपिंग या तो डिस्पैच लॉग के साथ, इन्वॉइस डेट के साथ ऑफ द शिपिंग डेट, सेल्स रिकॉर्ड इन द करेक्ट पीरियड देख लीजिए कि सेल्स को करेक्ट पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया गया है ना। असेस कर लीजिए बिल्स एंड होल्ड सेल्स ट्रांजेक्शंस, एग्जामिन कर लीजिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को। इसके अंदर क्या एग्जामिन करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना है। रिव्यू करना है रिसीविंग लॉग्स को। रिसीविंग लॉग्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, इन ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ द कस्टमर्स रिटर्न्स अगर कोई है तो वो भी देख लीजिए। इन ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ द कस्टमर्स, मतलब इन ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट यानी ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट के कस्टमर्स का रिटर्न आ रहा है तो वो भी चेक कर लीजिए, वो भी रिव्यू कर लीजिए कि ये क्यों सेल्स रिटर्न आ रहा है। रिव्यू कर लीजिए प्रोसेस ऑफ द डिस्काउंट इंसेंटिव्स को, क्या वो एज़ पर दिए कंपनी की पॉलिसीज़ के हिसाब से डिस्काउंट दिए जा रहे हैं ना, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ना, वो भी चेक कर लीजिए। रिव्यू कर लीजिए क्रेडिट मेमोज़ को, कि क्रेडिट मेमोज़ के अंदर क्या देखना है कि प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड है ना, करेक्ट पीरियड के है ना। डिडक्शंस इन द बिल्स देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि रीजंस देख लीजिए कि क्यों डिडक्शंस किया जा रहा है बिल्स के अंदर, मतलब 1000 का बिल है और उसको 900 का क्यों किया जा रहा है, तो उसके रीजंस भी देख लीजिए एंड करस्पॉन्डेंस भी देख लीजिए, उसके वैल्यूएशंस देख लीजिए। वैल्यूएशन स्टेट रिसीवेबल्स का क्या होता है, रिव्यू करना है कंपनीज़ के प्रोसेस को डिराइव करने के लिए अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स। कंपनीज़ रिव्यू करना है कंपनीज़ के प्रोसेस को डिराइव करने के लिए अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट, फॉर द डाउटफुल अकाउंट, यानी कि जो अलाउंस होता है, प्रोविजन जो भी बनाया जाता है डाउटफुल का, वो प्रॉपर्ली किया गया है ना। कंसिस्टेंटली कंपैरिजंस कर लीजिए विद लास्ट ईयर से कंपेयर कर लीजिए। अगर मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट है ना, वो भी चेक कर लीजिए। वेदर मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट है वो चेक कर लीजिए। ऑप्टेन कर लीजिए एजिंग रिपोर्ट को ऑप्टेन कर लीजिए। लिस्ट ऑफ द डिटेल्स जो के लिटिगेशंस के अंदर है उसको कंपेयर कर लीजिए विद द प्रीवियस ईयर। स्क्रूटिनाइज कर लीजिए, आइडेंटिफाइड कर लीजिए डिटेल्स को, डाउटफुल जो है उनको आज कर लीजिए मैनेजमेंट को कि रीज़न बताइए कि आपने क्यों इनका प्रोविजंस नहीं बनाया अभी तक। डिस्प्यूट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका फर्दर टेस्टिंग कर लीजिए। जो भी ट्रेड रिसीवेबल डिस्प्यूट्स के अंदर है उसका फर्दर क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग कर लेना पड़ेगा। प्रोविजंस अप्रोप्रिएट रेट के ऊपर बनाया गया है ना, वो भी चेक कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। शेड्यूल्स टू द मूवमेंट्स ऑफ द बैड डेट, या तो प्रोविजंस फॉर द डाउटफुल डेट या तो रिटर्न ऑफ, ये भी देख लीजिए आप। बैड डेट टू द सेल्स रेशियो करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन कर लीजिए। रिटर्न ऑफ अगर किया है एज अ बैड डेट तो अप्रूव किया गया था ना वो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रॉपर्ली किया गया था ना, अप्रूवल के बिना तो नहीं कर दिया गया था ना। राइट ऑफ ऐसा तो नहीं है ना कि अकाउंटर ने अपनी मर्जी से कर दिया राइट ऑफ, को भी चेक कर लीजिए। डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या देखना है, तो रीस्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स जो कि टर्न किया गया है ना प्रॉपर्ली एज पर AS 11 के हिसाब से है ना। प्रॉपर डिस्क्लोजर्स रिलेटेड पार्टी का किया गया है ना एज पर AS 18 के हिसाब से, या तो इन AS 24 के हिसाब से इंश्योर कर लीजिए कि जो भी ट्रांजेक्शन है पार्टीज़ का वो कवर्ड किया गया ना अंडर सेक्शन 189 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रिपोर्ट भी प्रॉपर्ली किया गया ना कंपनीज़ का ऑडिट रिपोर्ट का 2020 के अंदर। इंश्योर कर लीजिए वेदर कि जो फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसका डिस्क्लोजर किया गया है ना अंडर द हेड ट्रेड रिसीवेबल्स के एजिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, तो अमाउंट रुपीज़ के अंदर पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट से आउटस्टैंडिंग देखना होता है। लेस देन 6 मंथ है, 6 मंथ to 1 ईयर से 1 to 2 ईयर्स 2 to 3 और मोर देन 3 ईयर्स टोटल देख लीजिए। अनडिस्प्यूटेड अगर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और वो अनडिस्प्यूटेड है, मतलब उसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट नहीं चल रहा है और वो, तो उसको क्या किया जाता है, वो कंसिडर किया जाता है कि एक गुड है, मतलब अच्छे हैं, तो वो देख लीजिए। और अगर ऐसे हैं और मोर देन 3 ईयर्स तक के हैं तो ये कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि ये अनडिस्प्यूटेड वाले तो हैं लेकिन मोर देन 3 ईयर्स वाले हैं, तो क्यों अभी तक का इनको फॉलोअप नहीं किया गया, क्यों मैनेजमेंट ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, वो सब देखना पड़ता है इसके अंदर। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर डाउटफुल, अगर डाउटफुल वाला है तो वो देख लीजिए। डिस्प्यूटेड अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल्स है तो कंसिडर गुड, अगर वो गुड है तो उसको कंसिडर कर लीजिए। डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर डाउटफुल, ये सारा डेटा मैनेजमेंट देगा आपको, तो इसको भी प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। सिमिलर इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन
जहाँ पर कोई ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस केस के अंदर डिस्क्लोजर होता है वो कब से किया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन से डिस्क्लोजर किया जाता है। अनबिल ड्यूज को भी डिस्क्लोज करना चाहिए सेपरेटली। ट्रेड रिसीवेबल्स जो रहता है वो सब क्लासीफाइड किया जाता है एज अ सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, डाउटफुल अलाउंस फॉर द बैड and the doubtful debt shall be disclosed under the relevant head separately. Debts so the due जो किए जाते हैं बाय द डायरेक्टर्स या तो अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी या तो एनी ऑफ देम आइदर सेवरली या तो जॉइंटली विद द अदर पर्सनस या तो जो फॉर्म या तो प्राइवेट कंपनी रेस्पेक्टिवली इन विच एनी ऑफ द डायरेक्टर इज अ पार्टनर या तो डायरेक्टर या तो मेंबर्स शुड बी सेपरेटली स्टेटेड। इन सबको सेपरेटली बताना पड़ता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आता है, तो कैश इन हैंड आता है, बैलेंस विद द बैंक्स इन द करंट अकाउंट आता है, मार्जिन मनी आता है, कैश क्रेडिट अकाउंट्स आता है, एफडी आता है, चेक इन हैंड आता है। ये सब क्या है, तो लिक्विड एसेट्स है, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू द कैश है, प्रोन होता है, मतलब यहाँ पर संभावना होती है कि मिस स्टेटमेंट होगा ही, मिस अप्रोप्रिएशन होगा ही होगा। यहाँ पर किसकी संभावना होती है, मिस अप्रोप्रिएशन की संभावना होती है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिटर को लगा के चलना पड़ेगा। ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस की। एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस अगर देखना हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो ऑडिटर क्या करेगा, तो स्पेशल केयर रखेगा विद रिगार्ड्स टू द वेरिफिकेशन ऑफ द कैश। कैश का वेरिफिकेशन के अंदर वो स्पेशल केयर रख के चलेगा। सरप्राइज एलिमेंट करेगा, मतलब सरप्राइज चेकिंग करेगा। मोर देन वन कैश बैलेंस अगर है, कैशियर है, पेटी कैशियर है, पेटी कैशियर है, ब्रांच कैशियर है, इम्प्रेस्ड बैलेंस है, तो सबको चेक करना है साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक सबको चेक करते रहना है। कैशियर जो है वो प्रेजेंट रहना चाहिए एंड उसकी साइन रहनी चाहिए, स्टेटमेंट प्रिपेयर जो भी उसने किया है उसके ऊपर। प्लस बाय डिनोमिनेशंस, मतलब अलग अलग डिनोमिनेशन से होते हैं कि 10 रुपये का इतना हो गया, पीस के इतने नोट्स हैं, वो सब भी प्रॉपरली डिनोमिनेशंस में है ना, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर कैशियर की साइन है ना, और कैशियर प्रेजेंट है ना, तब ये सब चेकिंग हो रही है तब। इफ़ नॉट, तो अगर नहीं होता तो हो सकता है कि वो ऑडिटर को लायबल ठहरा दे कोई भी शॉर्टेज के लिए। इसलिए कैशियर को ज़रूरी है कि खड़ा रहना पड़ेगा उसको जब भी ऑडिटर चेकिंग कर रहा है, और स्टेटमेंट जो भी उसने प्रिपेयर किए गए उसको कैशियर को उसके ऊपर साइन भी होनी चाहिए, उसके डिनोमिनेशंस भी अंदर स्टेटमेंट्स के अंदर होने चाहिए। टैली रफ कैश बुक को टैली कर लीजिए, किससे, एंट्रीज इन द कैश बुक से टैली कर लीजिए। रफ कैश बुक एंट्रीज़ को किससे टैली करना है, कैश बुक से टैली कर लेना है। टेम्पररी अगर एडवांसेस दिए गए हैं एम्प्लॉयज़ को, तो क्या उसका प्रॉपर ऑथोराइज्ड किया गया था ना, ऑथोराइज्ड के बिना तो टेम्पररी एडवांस नहीं दिए गए ना, वो भी चेक कर लीजिए। प्रॉपरली रिकॉर्डिंग किया गया है ना उसका, वो भी चेक कर लीजिए। कैश सेंसिटिव एनालिसिस में क्या होता है, कंप्लाई किया जाता है समरी ऑफ द टोटल कैश रिसिप्ट एंड द पेमेंट ईच मंथ। हर मंथ के अंदर कंप्लाइड किया जाता है किसका, समरी ऑफ द टोटल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का। एनालाइज करना है ट्रेंड वेरिफिकेशंस, ट्रेंड का वेरिफिकेशंस को एनालाइज करना है, रिक्वेस्ट करना है ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, यानी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस भी ले लेना है मैनेजमेंट से, ऑब्टेन कर लेना है। बी आर एस मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि साइन किया जाना चाहिए बाय द ऑथराइज्ड पर्सन्स, जहाँ पर सारे अकाउंट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स प्रोसेस एंड पीरियोडिसिटीज़ ऑफ मेकिंग द BRS, यानी कि सारे अकाउंट्स का BRS बनाना चाहिए। अंडरस्टैंड करना चाहिए क्लाइंट के प्रोसेस का कि क्लाइंट कैसे BRS बना रहा है, एंड पीरियोडिकली बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो भी देख लेना है कि पीरियोडिकली BRS बन रहा है ना, वेरीफाई कर लेना है BRS को। डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स भी देख लेनी है कि डायरेक्ट कन्फर्मेशंस भी ले लेना है जिस भी अकाउंट्स का होता है उससे।